फ्रेंड्स, वेलकम टू कमोडिटी की शिक्षा। मैं आपका दोस्त सुमन सुब्रमण्यम और मैं आज आपका एक लास्ट एपिसोड कवर करने वाला था आज पे, और वो है मेजरली एक खास टॉपिक पे कवर करने वाला था। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स कवर किया है हमने कमोडिटी स्पेसिफिक के बारे में बात की है, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है कमोडिटी हेजिंग की जरूरत पड़ती है इंट्रोडक्शन के साथ। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं कि वो है ग्लोबल फैक्टर्स इंपैक्टिंग द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज मार्केट्स। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है वो ग्लोबल फैक्टर्स जिसके वजह से कमोडिटी मार्केट्स में बात होगी। इसके पहले जितने भी थे हम लोग ने डोमेस्टिक फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर किए। आज हम बात करेंगे ग्लोबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। कमोडिटी मार्केट ऐसा है कि जो ग्लोबल मार्केट्स के साथ काफी लिंक्ड अप है, खासकर गोल्ड मार्केट हो या क्रूड ऑयल मार्केट हो, तो उसके साथ साथ कई सारे बेस मेटल सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ये चारों सेक्टर्स में से मेजरली कमोडिटीज मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड अप है। लिंक्ड अप इसलिए है, क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, शिपिंग का प्रोसेस चलता है, सप्लाई चेन प्रोसेस है, जो लॉजिस्टिक्स है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, जिस वजह से यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी मार्केट का सिनेरियो होता है। हमारे कई सारे इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में है जो ग्लोबल मार्केट के साथ टाई अप किया रहता है, चाहे वो जॉइंट वेंचर हो, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो या जॉइंट वेंचर हो या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो। तो ऐसे सिचुएशन में ग्लोबल फैक्टर्स का भी काफी इंपैक्ट पड़ता है, जो प्राइसेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में जो शिक्षा है हम इसमें कवर करने वाले हैं कि कौन से ग्लोबल फैक्टर्स है जो इंपैक्ट करते हैं कमोडिटीज मार्केट में। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। पहला स्लाइड आता है यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जब भी बात करें तो इंडिया की जब भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हमेशा सबसे पहले बात होती है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है को काफी इंपॉर्टेंस रहता है, नॉट ओनली इन द कमोडिटीज मार्केट बट ऑल्सो इन द करेंसी एंड द इक्विटी मार्केट। सो जब भी बात होती है ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस के इकोनॉमिक डेटा पे काफी फोकस होता है, ग्लोबल मार्केट प्लेयर्स पे। उसके साथ साथ रैली देखने को मिल सकता है, चाहे वो गोल्ड प्राइसेस हो या बेस मेटल्स काउंटर में। इसके साथ साथ सिल्वर भी रैली देता है, जिसकी वजह से मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम होता है। तो उसमें से मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं जो बुलियन मार्केट में भी इंपैक्ट पड़ता है और वो बेस मेटल्स मार्केट में भी इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बुलियन मार्केट में फोकस करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट मेजर डेटा है। हालांकि देखा जाएगा और भी बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा है जो इंपैक्ट पड़ते ही है शॉर्ट टर्म बेसिस पे या इंट्राडे स्विंग्स में, बट हम मेजरली फोकस करेंगे जो की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो नियर टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलियन मार्केट्स के, वो है नॉन फार्म पेरोल डेटा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा या फिर नॉन फार्म पेरोल डेटा या नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रेट जिसे कहते हैं। वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इकोनॉमिक डेटा, यूएस के इकोनॉमिक का जॉब सिनेरियो के बारे में हमें डेटा मिलता रहता है। तो अभी रिसेंटली जैसे हमें इकोनॉमिक डेटा के बारे में पता चला कि थोड़ा सा काफी गिरावट हुआ था, जो एक्सपेक्टेशन था, जो ये है एक क्रिटिकल फैक्टर है जो इंपैक्ट करता है कमोडिटीज मार्केट से। इससे क्या होता है कि गोल्ड प्राइसेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। अगर इकोनॉमिक डेटा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। साइमल्टेनियसली अगर इकोनॉमिक डेटा पुअर आता है, जो फोरकास्ट के कंपैरिजन हो या पिछले एक्चुअल डेटा के कंपैरिजन हो, तो गोल्ड प्राइसेस में सपोर्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गोल्ड प्राइसेस में काफी इंपॉर्टेंट देता है और इसका ये इकोनॉमिक डेटा पड़ता है। क्यों ये इकोनॉमिक डेटा इंपॉर्टेंट है कि यूएस मार्केट का इकोनॉमिक सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ग्लोबल मार्केट्स में रिएक्शन देता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि यूएस और चाइना दो एक सुपर पावर है ग्लोबल मार्केट्स में, और उनके जो इकोनॉमिक सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ग्लोबल मार्केट्स में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो जिस वजह से गोल्ड प्राइसेस पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो गोल्ड प्राइसेस की हम बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड हो या एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स, दोनों में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये डेटा ज्यादातर शाम के कारोबार के आसपास आता है 6 बजे के बाद, जिसके वजह से मार्केट में हमें इवनिंग सेशन में इकोनॉमिक डेटा पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो भी यूएस के इकोनॉमिक डेटा है जो इवनिंग सेशन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये यूएस मार्केट्स का टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ही रिलीज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी इकोनॉमिक डेटा की तरह है, बट लेकिन वो जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा है वो ये वीकली बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो वीकली बेसिस पे इसका क्या इंपैक्ट रहता है उसका भी हमें देखने को मिलता है मार्केट्स में, खासकर बेस मेटल्स हो या गोल्ड प्राइसेस पे। तो ये मेजरली गोल्ड प्राइसेस पे ही इंपैक्ट ज्यादा आता है, और ये वीक ऑन वीक बेसिस पे गोल्ड साइड के अपसाइड मोमेंटम, डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जॉबलेस क्लेम्स क्या है कि मतलब ये डेटा है कि कितने सारे लोग एम्प्लॉय हो गए हैं, कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलना बाकी है। ये सब सारे डेटा इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स में का डेटा में हमें यूएस में वीक ऑन वीक बेसिस में देखने को मिलता है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो मंथली डेटा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट हुआ है। साइमल्टेनियसली इनिशियल जॉबलेस डेटा जो वीक ऑन वीक बेसिस आता है वो ये दिखाता है कि कितने लोगों को जॉब मिलना बाकी है। तो ये सब डेटा के लिए इंपॉर्टेंस करता है। तो आगे बढ़ते हैं सीपीआई एंड कोर सीपीआई। सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक इन्फ्लेशन डेटा होता है
उसका और कोर सीपीआई डेटा काफी इंपॉर्टेंस पड़ता है। ये यूएस इकोनॉमी का कैसा है कि यूएस इकोनॉमी का सिनेरियो में इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर अच्छा इन्फ्लेशन है, एक हेल्दी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है, तो यूएस के इकोनॉमिक डेटा में भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। इन्फ्लेशन अगर सपोर्टिव है तो चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो या बेस मेटल्स के सेक्टर हो, मेटल इंडस्ट्रीज में, दोनों में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। यूएस मार्केट्स में, ऑयल मार्केट्स में भी काफी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑयल यूएस एक ऐसा कंट्री है जो काफी अच्छा ऑयल प्रोड्यूस करता है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर इन्फ्लेशन सिनेरियो यूएस में अच्छा है तो उस वजह से गोल्ड प्राइसेस का भी मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड अकॉर्डिंगली होते हुए देखने को मिल सकता है। तो दैट इज व्हाई कोर सीपीआई एंड सीपीआई बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्ड प्राइसेस। आगे बढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक परसेंटेज टर्म पे मिलता है। ये परसेंटेज टर्म कोर सीपीआई सीपीआई के साथ साथ भी परसेंटेज टर्म में मिलता है, क्योंकि इससे जानकारी मिलती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल बेसिस पे हो या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो या क्वार्टरली बेसिस पे हो, कैसा रहता है। ज्यादातर ये क्वार्टरली बेसिस पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कैसा रहा है ओवरऑल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर यूएस का इकोनॉमी सिनेरियो इंप्रूव हो रहा है तो उस वजह से उसका इंपैक्ट भी गोल्ड प्राइसेस पे देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ भी सिल्वर प्राइसेस का भी मूवमेंट होता है। हालांकि देखा जाएगा तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसका भी खास इंपॉर्टेंस रहता है, लेकिन कभी कभार जब भी ये इकोनॉमिक डेटा आता है तो उसके साथ साथ भी गोल्ड के साथ साथ भी रिएक्शन देता है। तो इसलिए बुलियन मार्केट्स में ये काफी इंपॉर्टेंस पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है। जैसे हमारे इंडिया में हर साल या फिर हर क्वार्टर पे जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा आता है, तो उसी के साथ साथ यूएस के इकोनॉमी का भी जीडीपी ग्रोथ रेट का भी इंपॉर्टेंस पड़ता है। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है या ग्रोथ हुआ है, तो उसका दबाव हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिलता है। तो इफ द इकोनॉमिक सिनेरियो इज इंप्रूविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द इक्विटी मार्केट्स शो अ पॉजिटिव रैली स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स as well as in the other parts of the globe, and simultaneously we find a lot of pressure in gold prices. So that is why ये एक काफी इंपॉर्टेंस पड़ता है गोल्ड प्राइसेस पे। आगे बढ़ते हैं एसपीडीआर गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग्स। एसपीडीआर गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक डेटा की बात होती है कि एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग्स जो मंथ ऑन मंथ बेसिस हो या वीकली बेसिस हो या डेली बेसिस पे हो, तो उससे ये पता चलता है कि ओवरऑल यूएस मार्केट्स में डिमांड सिनेरियो क्या है गोल्ड का, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ फॉर्मेट हो या गोल्ड बॉन्ड्स के फॉर्मेट हो या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के फॉर्मेट हो। तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड का क्या सिनेरियो है, इसके बारे में जानने के लिए गोल्ड का जो ईटीएफ होल्डिंग्स है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग्स से हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल यूएस इकोनॉमी का क्या सिनेरियो है, कितना इंपॉर्टेंस है, कितना स्ट्रेंथ है यूएस इकोनॉमी में इन व्हेन इट कम्स टू बाइंग ऑफ गोल्ड्स। तो गोल्ड के ये इन्वेंटरी सिनेरियो से भी एक इंपैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से प्राइसेस में अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये था गोल्ड प्राइसेस के जो बेसिक डेटा जो है जिसके वजह से इंपैक्ट पड़ता है। अभी हम बढ़ते हैं बेस मेटल काउंटर में। जब भी बेस मेटल काउंटर की बात होती है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मींस बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है तो उसके साथ साथ भी इंपैक्ट पड़ता है। और बेस मेटल काउंटर में, बेस मेटल्स में मेजरली क्या है, हमने इसके पहले वाले वीडियो सेशन में ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो है कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। ये मेजर 5 कमोडिटीज हमारे इंडिया में ट्रेड होते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो टिन एक एक्स्ट्रा कमोडिटी है जो ट्रेड होता है। तो टिन एक एक्सटर्नल कमोडिटी है जो ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड होता है, हालांकि इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई काफी एक प्रोडक्शन सिनेरियो के बारे में पता चलता है कि उनका रिफाइनरी प्रोडक्शन कितना चल रहा है, रॉ मटेरियल यूसेज कितना है। तो इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस देते हुए अगर इकोनॉमिक का डेटा, ये जो इकोनॉमिक डेटा है इसमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो उसके साथ साथ बेस मेटल्स मार्केट्स में भी पॉजिटिव अपसाइड मोमेंट देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि करेंसी पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता ही है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स पे भी जो गोल्ड प्राइसेस है उसका एक इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसके साथ साथ भी थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि क्या है कि अगर यूएस डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, खासकर रॉ मटेरियल हो या बेस मेटल्स के खरीदने के लिए रिफाइंड मटेरियल। इससे क्या होता है कि बेस मेटल काउंटर नेगेटिव में चला जाता है। तो इसके सिचुएशन अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा यूएस डॉलर इंडेक्स पे दबाव लाता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हो उस पे काफी इंप्रूवमेंट पड़ता है। तो इस वजह से ये कमोडिटी प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं रिटेल एंड को रिटेल सेल्स। तो रिटेल सेल्स एंड को रिटेल सेल्स, जैसे मैंने पहले ही बात किया था, एफएमसीजी सेक्टर्स में भी हो या दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हो, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि को रिटेल सेल्स अगर यूएस इकोनॉमी काफी अच्छी तरीके से रीओपन हुआ है तो यहाँ पे मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है। तो इसके साथ साथ भी रिटेल सेक्टर से साथ साथ में कैसा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है उसके साथ साथ भी इंपैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग परमिट्स एंड ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बिल्डिंग परमिट्स बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन।
अगर यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन है, मॉर्गेज लोन का सिचुएशन अच्छा है, तो उसके साथ साथ भी बेस मेटल काउंटर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर मैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बात में बात करूंगा, तो वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंस है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसके वजह से बेस मेटल काउंटर पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये था मेजरली 4 इंपॉर्टेंट मेजर डेटा जो बेस मेटल काउंटर पे इंपैक्ट करता है और जो गोल्ड प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। ये एक खास फैक्टर था इकोनॉमिक डेटा जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा पे इंपैक्ट करता है। आगे हम बढ़ते हैं कि अगले और क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से यूएस के मार्केट्स में इंपॉर्टेंस पड़ता है। कमोडिटी मार्केट्स के में एक और फैक्टर है कि यूएस मार्केट के साथ साथ दूसरे कंट्रीज पर भी इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले है कॉमेक्स एंड एसएचएफई गोल्ड। कॉमेक्स ये है कि एक्सचेंज है जो यूएस मार्केट्स में लिस्टेड है, जिसके वजह से अगर वहां पे इन्वेंट्री सिनेरियो का डेटा मिलेगा तो उसे इन्वेंट्री सिनेरियो से प्राइसेस का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। खासकर ये मेजरली गोल्ड प्राइसेस और बेस मेटल काउंटर में देखने को मिल सकता है। इसके साथ एसएचएफई शंघाई फ्यूचर्स का एक्सचेंज है, वहां पे स्टॉक सिनेरियो अगर गिरावट देखने को मिला तो प्राइसेस में बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है एंड वाइस वर्सा वो भी देखने को मिलता है। तो अगर स्टॉक सिनेरियो अच्छा है या फिर प्रोडक्शन नंबर्स काफी अच्छा है तो प्राइसेस पर भी दबाव देखने को मिलता है, जिसके वजह से ग्लोबल फैक्टर्स पे भी ये वन ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स है जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये दोनों स्टॉक सिनेरियो है। इसके साथ साथ एलएमई इन्वेंट्रीज है। एलएमई इन्वेंट्रीज प्रिसाइसली बेस मेटल्स के लिए होता है। एलएमई अप्रूव्ड जैसे स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के टाइम में कमोडिटीज मार्केट में, तो एलएमई का जो स्टॉक्स है वो भी जाना बहुत जरूरी है। अगर एलएमई में स्टॉक सिनेरियो अच्छा है, अगर एलएमई में स्टॉक्स अच्छा है, उसके वजह से मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक सिनेरियो बुरा है उस वजह से प्राइसेस में बढ़ते हुए देख सकता है। एलएमई के साथ साथ कैंसल वारंट्स एंड भी वारंट्स की भी डेटा इंपॉर्टेंट है। कैंसल वारंट्स बेसिकली क्या है कि एक डिमांड सिनेरियो के बारे में पता चलता है। अगर कैंसल वारंट्स में भी इंप्रूवमेंट होता है तो एक डिमांड सिनेरियो भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से बेस मेटल काउंटर में जो भी प्राइसेस है वो बढ़ता है। इसके ये कारण है जिसके वजह से एलएमई इन्वेंटरीज में वारंट्स एंड कैंसल वारंट्स की डेटा में भी फॉलो किया जाता है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है बेस मेटल काउंटर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो बेसिकली क्या है। अगर आप 1 आउंस ऑफ गोल्ड के कंपैरिजन कितने आउंस की सिल्वर की जरूरत पड़ती है, अभी के सिनेरियो में आप देखोगे तो करीबन 75 आउंसेस के आसपास चल रहा है। माने अगर आप 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदो आपको करीबन 75 आउंस की सिल्वर की वही सेम लेवल में प्राइसेस की आपको देखने को मिल सकता है। ये ऐसा क्यों होता है? इससे ये पता चलता है कि गोल्ड और सिल्वर में अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि किसकी ज्यादा डिमांड रहेगी। अगर समझो गोल्ड सिल्वर रेशियो 75 का 80 हो गया तो ऐसे सिचुएशन ये होता है कि सिल्वर प्राइसेस आर रिलेटिवली मच मोर चीपर एज कंपेयर टू गोल्ड प्राइसेस। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सिल्वर एक रिलेटिवली बेटर कमोडिटी बन जाता है खरीदारी करने के लिए एज कंपेयर टू गोल्ड। तो ये एक फैक्टर है गोल्ड सिल्वर रेशियो जाने के लिए। अगर समझो गोल्ड सिल्वर रेशियो उल्टा हो गया कि समझो 75 से 60 हो गया, 60 से 40 हो गया, तो अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे समझो इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत ज्यादा बढ़ गई और गोल्ड प्राइसेस पे बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर रेशियो 40 पे चला गया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड बिकम्स अ फेवरेबल कमोडिटी टू बाय एज कंपेयर टू सिल्वर। तो ये एक फैक्टर था जानने के लिए कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पे इंपैक्ट पड़ता है। आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया एंड गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट। तो इंपोर्ट्स की जब बात होती है तो गोल्ड और सिल्वर हमारे इंडिया में काफी हद तक इंपोर्ट किया जाता है, खासकर फेस्टिव सीजन ऑफ इंडिया। अभी हम जो सिचुएशन में है फेस्टिव सीजन ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ज्वेलर्स की डिमांड बहुत है इंडिया में, इंडियन मार्केट्स में काफी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद वाले सीजन में हम देखेंगे मैरिज सीजन चालू होगा जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ते देख सकते हैं। तो इसके वजह से गोल्ड और सिल्वर हमें इंपोर्ट करने की पड़ती है। तो इंपोर्ट जब करते हैं तो इंडिया का जो इंपोर्ट सिनेरियो है उससे पता चलता है कि कैसे डिमांड बढ़ सकती है। अगर डिमांड हाई है और इंपोर्ट का जो किया गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो गिरावट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्राइसेस ज्यादातर बढ़ेंगे बिकॉज सप्लाई डिमांड सिनेरियो को नजर पे रखते हुए ये पता चलेगा कि डिमांड इज स्टिल एक्सीडिंग द सप्लाईज। तो सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस अपने आप बढ़ना चालू होते हैं। यही चीज उल्टा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इंपोर्ट सिनेरियो बढ़ गया और यहाँ पे डिमांड उतना नहीं है, जैसे कि ऑफ सीजन हो खासकर मार्च अप्रैल मई के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे प्राइसेस ज्यादातर रिलेटिवली गिरते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो हम मार्केट्स में देखते हैं एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में, ये जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंस रहता है कि गवर्नमेंट का अगर ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, समझो गोल्ड का अगर 10 से 12% हुआ है और 12 का 15 हो गया, तो अभी इंपोर्ट ड्यूटी अगर गोल्ड की बढ़ा दी गई तो सिल्वर और गोल्ड प्राइसेस दोनों में हम अपसाइड रैली देख सकते हैं, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कम इंपोर्ट्स किया जाता है, जिसके वजह से सप्लाई डिमांड सिनेरियो पे डिस्टर्बेंस आता है, जिसके वजह से प्राइसेस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जान रहे कि इंडिया को गोल्ड सिल्वर का जो इंपोर्ट सिनेरियो है वो जाना बहुत जरूरी है, जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसपे प्राइसेस पे
कमोडिटी मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते अदर मेजर कंट्रीज क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट। जब भी जीडीपी ग्रोथ रेट बात होती है तो अदर मेजर इकोनॉमीज की भी बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट्स के जब हम बात करें तो मार्केट्स का सिनेरियो सिर्फ यूएस का हम देखते नहीं है, यूएस के साथ साथ हम मेजर इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं। अदर मेजर इकोनॉमीज कौन से हो सकते हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, एंड समटाइम्स वी आल्सो लुक एट अदर स्मॉलर इकोनॉमीज एज वेल। बट मेजरली ये चार इकोनॉमीज को हम फॉलो करते हैं। अदर स्मॉल इकोनॉमीज में जर्मनी भी आ सकता है, जो एक खास इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडस्ट्रियल मार्केट्स में यूरोपियन यूनियन में, और कभी कभार रशिया पे भी फोकस करते हैं जो मिसपेटस काउंटर पे इम्पैक्ट करता है। तो ये एक सिनेरियो की वजह से हम देखना चाहते हैं कि क्या होता है जीडीपी ग्रोथ रेट ग्लोबल बेसिस पे, जिसके वजह से एक इकोनॉमिक सिनेरियो का डेटा मिलता है। इससे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट्स में हम के साथ साथ हम कमोडिटी की मार्केट मेजरली बेस मेटल काउंटर में हम रैली देखते हैं, जिसके फैक्टर पड़ता है। इसके साइमल्टेनियस इनवर्स रिलेशन क्या होता है? अगर जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा पॉजिटिव आया सारी जो मेजर इकोनॉमीज जो मैंने बात की है, तो गोल्ड प्राइसेस पे दबाव देखने को मिलता है। एंड वाइस वर्सा होता है कि अगर इनकेस जीडीपी ग्रोथ रेट गिर जाता है तो गोल्ड का प्राइसेस इवेंचुअली बढ़ना ही चालू होता है। बिकॉज क्या है, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। तो यूजुअली पीपल क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, बिकॉज द इकोनॉमिक सिनेरियो इज नॉट लुकिंग गुड। सो पीपल ट्राई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड व्हिच हैपेंस टू बी सेफ हेवन एंड आल्सो बिकम्स अ कॉमन करेंसी, लाइक अ कॉमन करेंसी टू एक्सचेंज इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो उसके वजह से इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते अदर मेजर कंट्रीज इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जब बात होती है, मेजरली ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, हालांकि देखा जाए तो मेजरली करेंसी प्राइसेस पे इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में मेजरली 4 मेजर करेंसी ट्रेड होते हैं, एक यूएसडी आईएनआर, एक जापानीज येन, एक स्टर्लिंग पाउंड, एक यूरोपियन यूनियन का यूरो। तो उसका ये जो मेजर 4 करेंसी से वो ट्रेड होता है, जिसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बेस मेटल्स काउंटर में कभी कभार एक एक्सट्रीम मूवमेंट हमें देखने को मिला, या जो एक्चुअल डेटा के सामने या फिर प्रीवियस एक्चुअल के डेटा के सामने जो करंट एक्चुअल्स का डेटा बहुत ज्यादा नीचे गिर गया हो या बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया हो, तब मेजर इम्पैक्ट पड़ता है कमोडिटीज मार्केट में। अदरवाइज मेजरली यूएस के इकोनॉमिक डेटा पर ही फोकस रहता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि चाइनीज इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग डेटा में एक्सट्रीम मूवमेंट देखने को मिला, या एक्सट्रीम अपसाइड मूवमेंट हो या एक्सट्रीम डाउनसाइड मूवमेंट हो, ऐसे सिचुएशन में बेस मेटल काउंटर्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम से वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो उस वजह से उसी तरीके से दो मेजर इकोनॉमीज से जो मैंने जिसकी बात की है, स्मॉलर इकोनॉमीज सच एज जर्मनी एंड रशिया, उसकी मैंने बात की है। तो अगर उसके इकोनॉमिक डेटा पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है या एक्सट्रीम चेंज इन अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटीज मार्केट में। तो ये था इस स्लाइड का। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। मेजर सेंट्रल बैंक पॉलिसीज एंड डिसीजंस। मेजर सेंट्रल बैंक पॉलिसीज एंड डिसीजन की जब बात करें तो मार्केट्स में ये क्रिटिकल सिनेरियो है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, फेड रेट डिसीजंस, ये एक खास फैक्टर है। जब भी कोई भी ग्लोबल मार्केट्स पे न्यूज आता है तो हमेशा फेड के न्यूज पे फोकस किया जाता है। फेड यूएस का एक सेंट्रल बैंक है जो एक ग्लोबल सिनेरियो के बारे में, एक यूएस के सिनेरियो के साथ साथ ग्लोबल लिक्विडिटी के बारे में बात किया जाता है, डॉलर के बारे में। यूएस डॉलर एक कॉमन करेंसी है जो ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड किया जाता है, खासकर नॉट ओनली इन द कमोडिटीज मार्केट बट आल्सो इन अदर सेक्टर्स एज वेल। तो अगर जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो भी काम होता है या शिपिंग सर्विसेज का काम होता है, तो कॉमन करेंसी ग्लोबल मार्केट्स में जो ट्रेड होता है वो है यूएस डॉलर। उसके साथ साथ उसका के साथ साथ जो इम्पैक्ट पड़ता है फेड की जो भी डिसीजंस है, जैसे हो रेट कट हो या इंटरेस्ट रेट कट हो या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना हो, हॉकिश एंड डॉविश जो भी लेना चाहता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कमोडिटीज मार्केट में। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर था जो मैं आप लोग के साथ कवर करना चाहता था। बिकॉज क्या होता है कि एफओएमसी मीटिंग्स में हर महीने किया जाता है और उस पर मेजरली फोकस किया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट भी बेस मेटल्स मार्केट हो या गोल्ड मार्केट्स में हमें देखने को मिल सकता है। कभी कभार क्या होता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे इंडिया में कई सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मेजरली जो ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे कि सोयाबीन, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल एंड रिफाइंड सोया, ये जो फोर मेजर ग्लोबल कमोडिटीज है एग्रीकल्चर साइड से, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है इनके डिसीजंस की वजह से। बिकॉज क्या होता है कि इसका जो भी मेजर डिसीजंस फेड लेता है उसका इम्पैक्ट हम यूएस डॉलर इंडेक्स में देखते हैं। तो यूएस डॉलर इंडेक्स में अगर इम्पैक्ट पड़ता है, इवेंचुअली सारे सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके साथ साथ भी क्रूड प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो फिर एफओएमसी मीटिंग्स मिनट्स कभी कभार हर महीने भी किया जाता है, जिसके वजह से एक शॉर्ट समरी दिखाया जाता है कि फेड का क्या एक्सपेक्टेशंस है एंड रिगार्डिंग द क्रेडिट पॉलिसी हो या यूएस के इकोनॉमिक का सिनेरियो हो, आने वाले डिसीजंस क्या लेना चाहिए, उसका भी डेटा मिनट्स में भी कभी कभार किया करके जाता है।
एंड फेड रेट डिसीजंस है इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है तो उससे क्या होता है कि यूएस डॉलर इंडेक्स का लिक्विडिटी है वो ग्लोबल मार्केट से कम हो जाता है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है हमारे कमोडिटीज मार्केट में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फेड के जो डिसीजंस है वेदर इट इज हॉकिश और डाउइश, उसका इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटीज मार्केट्स में। आगे बढ़ते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे यूएस का सेंट्रल बैंक का डिसीजंस पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसके साथ साथ इंडियन मार्केट्स में जब हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि मेजरली वो सेंट्रल बैंक का जो भी डिसीजंस है वो इक्विटीज मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कमोडिटीज मार्केट हो या करेंसीज में भी इंपैक्ट पड़ता है। तो कमोडिटीज मार्केट की जब हम बात करें तो मेजर ज्यादातर गोल्ड प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पे। बिकॉज क्या है कि फेड के साथ साथ आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन लेता है, चाहे वो सीआरआर हो विच इज कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट। इस पे ही मेजरली हमारे इंडियन इकोनॉमी या इंडियन ट्रेडर्स फोकस करते हैं। इसके साथ साथ क्रेडिट पॉलिसी जो भी आरबीआई का डिसीजन लेना चाहता है, या बॉन्ड बाइंग पॉलिसी या बाइंग ट्रेजरी बिल्स एंड अदर कमर्शियल पेपर्स या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करना चाहता है आरबीआई या बेचना चाहता है, ऐसे डिसीजंस पे भी आरबीआई पॉलिसीज पर भी फोकस किया जाता है। तो ये मेजर इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में। खासकर ये इसका इंपैक्ट ज्यादातर हमारे इंडियन मार्केट्स में पड़ता है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। तो कभी कभार गोल्ड प्राइसेस हो या बेस मेटल्स हो या एग्रीकल्चर, तो उसके इंपैक्ट पड़ते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से। आगे हम बढ़ते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड मॉनेटरी पॉलिसीज हो या बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसीज या बैंक ऑफ चाइना। ये एक खास फैक्टर है। हालांकि देखा जाएगा तो मार्केट्स में जब भी हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो में इसका इंपैक्ट थोड़ा रिलेटिवली लेस रहता है, करेंसीज में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंपैक्ट हमें स्टर्लिंग पाउंड में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इनके जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो भी एक इकोनॉमिक फैक्टर हो या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो, उसके वजह से इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि रिसेंट सिनेरियो में हमने ब्रेक्सिट देखा था, ब्रेक्सिट का भी इंपॉर्टेंस की वजह से ग्लोबल मार्केट्स की वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो भी डिसीजन थे उस पर भी ग्लोबल मार्केट्स का फोकस था। तो उस वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी फोकस कमोडिटीज मार्केट पे आ गया इवेंचुअली, एंड उसका इंपैक्ट पड़ा था कमोडिटी के प्राइसेस पे। तो ये एक फैक्टर था जिसके वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड में ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है कमोडिटीज मार्केट में। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो भी पॉलिसीज है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से हो या ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट्स पे और इंडियन कमोडिटी प्राइसेस पे। तो कभी कभार क्या होता है कि फेड के डिसीजंस के अकॉर्डिंगली भी बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अकॉर्डिंगली अपने ही कंट्री में डिसीजन लेते हैं, जिसका इंपैक्ट पड़ता है उनके इकोनॉमी में एंड इवेंचुअली सप्लाई डिमांड सिनेरियो कमोडिटीज मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसीज। बैंक ऑफ जापान का भी मॉनेटरी पॉलिसीज का भी इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि देखा जाएगा तो जापानीज येन पे मेजरली इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान का जो भी मेजर है वो करेंसीज पे इंपैक्ट पड़ता है, व्हिच इज जापानीज येन एंड व्हिच हैपेंस टू बी वन ऑफ द सुपर डेवलप्ड कंट्रीज इन द ग्लोबल मार्केट्स। एंड अगर हम जापानीज येन की बात करें तो जापानीज येन भी एक सेफ हेवन करेंसी बन जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो या ग्लोबल सिचुएशन हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो जापानीज करेंसी काफी एक सेफ हेवन हो जाता है ट्रेडिंग के लिए और कमोडिटी मार्केट्स के साथ। तो कमोडिटीज मार्केट में मेजरली गोल्ड के साथ साथ जापानीज येन का भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन कभी कभार साथ में मूवमेंट देते हैं। तो इसलिए वो मैं सोचा इस बार इसमें भी कवर करूं, क्योंकि बैंक ऑफ जापान के जो भी डिसीजंस है जैसे कि लिक्विडिटी इंप्रूव करना, उसका इंपैक्ट पड़ता है बेस मेटल काउंटर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जापानीज इकोनॉमी का सिनेरियो से भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये मेजर डिसीजन जो बैंक ऑफ जापान ले रहा है उसका इंपैक्ट हमें कमोडिटीज मार्केट में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं बैंक ऑफ चाइना। चाइना का मेजरली इंपैक्ट मेजरली होता है बेस मेटल काउंटर में। चाइना इज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल इकोनॉमी जहाँ पे बेस मेटल्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है, बिकॉज कई बार ऐसे होते हैं कि वो लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और रिफाइंड मेटल एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के हर जगह पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि चाइनीज का जो इकोनॉमी का सिनेरियो है या बैंक ऑफ चाइना का जो डिसीजन है, जैसे कि उनका रिजर्व रेशियो पे कट करना हो या रिजर्वेशन बढ़ाना हो, ऐसे सिचुएशन में लिक्विडिटी इंप्रूव होने से बेस मेटल्स काउंटर में बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल काउंटर में प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है अगर बैंक ऑफ चाइना के जो भी डिसीजंस हो विद रिगार्ड्स टू देयर ओन इकोनॉमी और विद रिगार्ड्स टू द लिक्विडिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू देयर इकोनॉमी। तो ऐसे सिचुएशन में भी इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि बैंक ऑफ चाइना का पॉलिसीज के जो भी जितने भी डिसीजंस होते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है शिपिंग सर्विसेज में हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस में ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटी के प्राइसेस पे। तो ये मैं कवर करना चाहता। यूरोपियन सेंट्रल बैंक डिसीजंस एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिसीजन भी काफी इंपॉर्टेंस पड़ता है, क्योंकि ईसीबी का इंटरेस्ट रेट हो या जैसे बाकी के सेंट्रल बैंक से इंपैक्ट है, उसके साथ साथ भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिसीजन भी इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज यूरोपियन सेंट्रल बैंक में भी एक है यूरो कॉमन करेंसी है
जिसके वजह से सप्लाई डिमांड सिनेरियो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट पड़ता है गोल्ड प्राइसेस एंड बेस मेटल्स पे। कभी कभार होता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे भी इंपैक्ट पड़ता है, जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया से कई सारे मसाला होते हैं या गौर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज में। तो ऐसे सिचुएशन में इनके भी डिसीजन से भी इंपैक्ट पड़ जाता है हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे। तो ये जाना बहुत जरूरी है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिसीजन है। आखिर में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ काफी कंट्रीब्यूट करता है, काफी, वेदर इट इज डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो या डेवलपिंग इकोनॉमीज हो, तो वर्ल्ड और या फिर अंडर डेवलप इकोनॉमीज हो, ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का काफी लीड रोल रहता है। तो वो जो भी स्टिमुलस पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं फॉर वेदर डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, तो ऐसे सिचुएशन में काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये जाना मैं बहुत जरूरी समझा था आप लोग को, ताकि ये इससे वजह से क्या पता है कि कमोडिटी प्राइसेस पे अपसाइड मोमेंटम हो सकता है या फिर डाउनसाइड मोमेंटम हो सकता है। तो ये था मेरा ये वाले एपिसोड में। बाकी के जो पार्ट है मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करना चाहता था, कमोडिटी की शिक्षा जो है ग्लोबल फैक्टर्स जिस पे इंपैक्ट पड़ सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन काफी अच्छा लगा हो। बाकी के जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स है मैं आपको अगले सेशन में कवर करते हुए दिखाना चाहता हूँ कि और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कमोडिटीज मार्केट में इंपैक्ट पड़ सकता है जो ग्लोबल फैक्टर्स है। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you guys, and if you have any queries, anything so far after this point, you can please mention in the comment section below. We'll get back to you as soon as possible. Thank you.